पार्ट वन। मेरा गोरा रंग, बोलती आंखें, कंधों तक बल खाते बाल, चौड़ी छाती, पतली कमर और चिकनी सुडौल जांघें सभी को लुभाती थी। पुरुष मेरे सौंदर्य को देखकर कहते, यह लड़की तो किसी रसगुल्ले से कम मुलायम और रसदार नहीं है। इसे देखने मात्र से ही जन्नत की सैर हो जाती है। मैं सुंदर थी, मेरी देह यष्टि आकर्षक थी। मैं पुरुषों के मुंह से ऐसे शब्द सुनते ही नारी स्वभाववश खिल जाती और मुझे अपनी खूबसूरती का बस ही आभास होने लगता। मैं बुदबुदाए बिना ना रह पाती। मुझ पर तुम सब मरते हो मरो, मैं किसी के हाथ नहीं आने वाली। मैं तो आग हूँ आग, मुझे पकड़ने के लिए पानी बनना होगा। मैं सुंदर हूँ, पर इतनी भोली नहीं हूँ कि अपनी प्रशंसा सुनते ही तुम्हारी बाहों में समा जाऊंगी। मैं अभी सोच ही रही थी कि माँ की आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैं जैसे सोते से जाग उठी। माँ मेरे सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। मेरी माँ मुझसे कहीं अधिक खूबसूरत थी। वह एक प्रौढ़ महिला थी, लेकिन देखने में 21-22 की ही लगती थी। वह अपने सौंदर्य और स्वास्थ्य के प्रति हरदम सजग रहती थी। वह अपने मुंह से कुछ कहती तो नहीं थी, किंतु उनके मन के भाव से अक्सर ही मुझे लगता कि वह वेदांत अंकल को पसंद करती है और पापा उसके अनुकूल नहीं है। वेदांत अंकल कहाँ से आते थे और मम्मी से उनका संबंध कब से था, इससे मेरा कोई मतलब नहीं था। इतने में मम्मी चहकती हुई बोली, बेटी तुम आज स्कूल नहीं गई? आज तो छुट्टी है। मैंने यह कहकर मम्मी की ओर देखा। आज उसने गुलाबी साड़ी बांध रखी थी। मम्मी पर गुलाबी कपड़े बहुत ही खिलते थे। उनका रूप उनमें और अधिक दमक उठता था। मुझे जहां तक मालूम था, मम्मी सजती संवरती तभी थी जब वेदांत अंकल घर पर होते थे या आने वाले होते थे। वैसे तो सजना संवरना मम्मी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा था, लेकिन उस दिन वह विशेष रूप से साज श्रृंगार करती थी जब वेदांत अंकल घर पर होते। मैं अचानक ही बोल पड़ी, तो वेदांत अंकल आज आने वाले हैं। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि मम्मी पापा के लिए क्यों नहीं सजती संवरती है। शायद माँ के सपनों के राजकुमार पापा नहीं है, वेदांत अंकल ही है। वैसे यह कड़वा सच भी है। वेदांत अंकल पापा से अधिक सुंदर और स्मार्ट है। अपने आप को हमेशा ही सुंदर बनाकर रखते हैं, कपड़े ढंग के पहनते हैं। और पापा पापा तो बिल्कुल ही ढीले ढाले व्यक्ति है। एक ही कपड़े को 2-2 रोज तक पहने ही रहते हैं। सेव तभी बनाते हैं जब खुजली होने लगती है या उन्हें कोई टोक देता है। माँ को तो चुस्त और खूबसूरत पुरुष चाहिए। वेदांत अंकल चुस्त भी है और सुंदर भी है। इसी बीच माँ ने मुझे टोक दिया, यह लड़की तो हमेशा ही कुछ न कुछ सोचती ही रहती है। जा अपनी सहेली माधुरी से मिला, वह तुम्हें कल याद कर रही थी। मैं अवाक रह गई। माँ मुझ पर आज इतनी मेहरबान क्यों है? अचानक ही मुझे माधुरी के घर क्यों भेजने लगी? आखिर माजरा क्या है? एक साथ मेरे मस्तिष्क में न जाने कितने ही सवाल उमड़ने घुमड़ने लगे, लेकिन मुझ में यह पूछने की हिम्मत ही नहीं थी कि तुम मुझे जबरदस्ती माधुरी के घर क्यों भेज रही हो। आखिर तुम्हारा इसमें क्या स्वार्थ है? खैर, माधुरी से मिलने के लिए तो मैं बेताब भी थी। मैं पैदल ही उसके घर चल दी। माधुरी का घर हमारे घर से पैदल कोई 10-15 मिनट का रास्ता था। मैं माधुरी के घर पहुंची तो दरवाजा खुला हुआ था। मैं बिना आवाज दिए ही अंदर चली गई। घर में उसकी माँ के सिवा कोई नहीं था। माँ का भाई देवगन भी नहीं था। मुझ पर उसकी माँ की नजर पड़ी तो वह बोली, अंदर आजा काजोल, काफी दिनों बाद आई है। माधुरी और देवगन तो अपनी नानी के घर गए हैं। कल सुबह तक आ जाने की उम्मीद है। खड़ी क्यों है? आ बैठ तो सही। मैं उसकी माँ के साथ बैठकर भला क्या बात करती। 2-3 मिनट तक खड़ी रही, फिर बोली, आंटी मैं जा रही हूँ। माधुरी आए तो कह देना मैं आई थी। यह कहकर मैं दरवाजे से होते हुए बाहर आ गई। माधुरी हम उम्र थी, लेकिन उसका भाई देवगन मुझसे 1 साल छोटा था। वैसे वह देखने में छोटा नहीं लगता था। देवगन बहुत शरारती भी था। वह केवल शरारती ही नहीं था, बहुत सुंदर और स्मार्ट भी था। मेरी उम्र यही कोई 15-16 की थी। देवगन 15 का था। जींस की पैंट और टी शर्ट में वह किसी राजकुमार से कम सुंदर नहीं लगता था। मैं यही सब सोचती हुई अपने घर आई तो दरवाजा धक्का देते ही खुल गया। मैं बरामदे से होते हुए मम्मी के बेडरूम के सामने आई तो किसी मर्दाने आवाज को सुनते ही ठिठक गई।
पापा तो घर पर है नहीं, 2 दिनों के लिए बाहर गए हैं। फिर यह मर्दानी आवाज कहाँ से आ रही है? और यह आवाज किसकी हो सकती है? मैं वहीं खड़ी होकर सोचने लगी कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। यह आवाज मम्मी के बेडरूम से आ रही थी। मैंने सोचा शायद पापा आ गए हैं, लेकिन वह तो ऑफिस के काम से गए हैं। काम बीच में ही छोड़कर कैसे आ सकते हैं? मैं यह सोचते सोचते दबे पांव मम्मी के बेडरूम की ओर बढ़ गई। दरवाजे के नजदीक आकर खिड़की की ओर देखा तो खिड़की बंद थी। मैं अंदर झांकना चाहती थी। मेरे मन में वैसे कोई दुर्भावना नहीं थी। मैं तो यह देखने के लिए बेचैन थी कि कहीं पापा तो नहीं आए हैं। तभी मेरी निगाह दरवाजे के गोल छेद पर पड़ी। मैं एक आंख बंद कर दूसरी आंख से उस छोटे से गोल छेद में झांकने लगी। अंदर का नजारा देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने अपनी आंखें मलकर फिर उस गोल छेद से झांका तो वही दृश्य नजर आया। इस बार विश्वास करने का कोई सवाल ही नहीं था। वेदांत अंकल ने कुछ नहीं पहना था और मम्मी चड्डी बनियान में थी। इस मुद्रा में दोनों ही बहुत खुश थे। एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले यूं बैठे थे जैसे एक दूसरे को सम्मोहित कर रहे हो। इतने में मम्मी ने वेदांत अंकल के पेट में गुदगुदी की। वह अनायास ही हंसने लगे और हंसते हंसते ही उन्होंने मम्मी को अपनी गोद में उठाकर बिठा लिया। मम्मी उनके गले में बाहें डालते हुए बोली, तुम्हारी बाहों का स्पर्श बड़ा ही उत्तेजक है। दिगंबर ने तो मुझे कभी ऐसा आनंद दिया ही नहीं। तुम्हारा पति दिगंबर कोई मर्द थोड़े ही है, वह तो भोंदू है। ना जाने कैसे उसके साथ तुम रहती हो। वेदांत अंकल यह कहकर हंसने लगे। दिगंबर तो एक खंबा है जिसकी आड़ में मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। दिगंबर जैसे पति को उंगलियों पर नचाना मुझे खूब आता है। मम्मी यह कहते कहते काफी आक्रामक हो गई और उसने वेदांत अंकल के गाल को दांतों से काट लिया। वेदांत अंकल भी कहीं चूकने वाले थे। एक हल्की सी चीत्कार लेते हुए उन्होंने मम्मी को बाहों में लपेट लिया। फिर उसके होठों को जोर से भींच लिया। अब कैसा लग रहा है? कैसा क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या तुम्हें नहीं पता, स्त्रियां दर्द से मिठास चूसती है। मम्मी के शब्द यह कहते कहते लड़खड़ा गए। उसकी आंखें बंद हो गई। दोनों एक दूसरे को ऐसे चूस रहे थे जैसे लॉलीपॉप या आइसक्रीम चाट रहे हो। तभी वेदांत अंकल ने मम्मी को एक हल्की सी थपकी लगाई। इस थपकी के जवाब में मम्मी ने भी उनकी पीठ पर एक हल्की सी चिकोटी काट दी। इतना जीवंत और उत्तेजक दृश्य मैंने पहली बार ही देखा था। मेरा रोम रोम रोमांचित हो उठा। मेरे कपड़े पसीने से नहा गए। मुझे इस खेल को देखने में आनंद भी आ रहा था और घृणा भी हो रही थी। घृणा इसलिए हो रही थी क्योंकि यह खेल मेरी मम्मी किसी दूसरे मर्द के साथ खेल रही थी। पापा के साथ वह खेल में शामिल होती तो शायद मुझे घृणा ना होती या मैं इतनी देर तक यहाँ न खड़ी होती। इतने में ही मैंने देखा दोनों एक दूसरे से थक हार कर ऐसे दूर दूर बैठे हाँफ रहे हैं मानो दो शिकारी कुत्ते बराबर की कुश्ती लड़ते लड़ते थक गए हो और पुनः लड़ने के लिए सुस्ता रहे हो। तभी मम्मी ने हाथ का इशारा करते हुए कहा, आओ यहाँ मेरे पास। आज तो तुम ऐसे चूस रहे थे जैसे कोई आइसक्रीम चूसता हो। क्या तुम इस मामले में पीछे थी? वेदांत अंकल यह कहकर जाने के लिए उठ खड़े हुए। मम्मी ने उनका हाथ झुककर पकड़ लिया। क्यों? दिल भर गया? अब बस भी करो, काजोल कहीं आ गई तो मुश्किल हो जाएगी। वेदांत अंकल की आवाज में थकान थी, लेकिन मम्मी के चेहरे पर थकान की शिकन तक भी नहीं थी। उसकी आंखों में तो अभी प्यार की लहरें हिलोरे मार रही थी। उसने वेदांत अंकल को खींचकर पलंग पर बैठा दिया। काजोल अपनी सहेली के घर गई। वह अभी नहीं आने वाली। मेरे शरीर में एक सिरन सी तोड़ गई। तुम भी। वेदांत अंकल ने यह कहते कहते मम्मी को बाहों में भींच लिया। लगता है अब कल वाले आसन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। करो ना, मना किसने किया है? मम्मी यह कहते कहते हंसने लगी। आगे की कहानी पढ़ने के लिए पार्ट 2 देखें। और अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।